पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन पिछली क्लास में क्या मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ा नहीं था, पीरियोडिक मोशन पढ़ाते समय उसके एग्जांपल्स इसलिए मैंने नॉर्मल ऐसे जो पीरियोडिक मोशन है उसके एग्जांपल दे दिए। हाँ बता दो। वो पेंडुलम जो मेन पोजीशन से होता है तो वो मतलब सेम टाइम में अपना ऑसिलेशन कवर करता है। ठीक है, ओके। एक्चुअली एनसीईआरटी के बुक से मैंने जब ये देखा था फिगर्स को, ग्राफ को, तो उसमें उसके एग्जांपल्स देखा, अच्छा लगा। क्या बताया उसने बताया एक इंसेक्ट है, जो एक वर्टिकल हाइट पे क्लाइंब कर रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर क्लाइंब कर रहा है, गिर जा रहा है, क्लाइंब कर रहा है, गिर जा रहा है। तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है और जो टाइम है उसका ग्राफ उसने बनाया है। जैसे मान के चलो वो एक सर्टेन हाइट तक चढ़ता है, फिर गिर जाता है, उसकी हाइट क्या हो जाती है? 0। फिर चढ़ता है, फिर गिर जाता है। तो एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर हाइट तक गया, फिर गिर गया तो हाइट 0 गई, फिर गया, फिर गिर गया, फिर गया, फिर गिर। तो ये पीरियोडिक मोशन है, उसने पता है। फिर उसने ये वाला एक एग्जांपल लिया, अगर तुम लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो, एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, बार बार सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है। तो ये जो मोशन हो रहा है ये भी क्या है? पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, फिर ये वाला एग्जांपल तो मेरे ख्याल से देख के समझ जाओगे ये उसने क्या बताया था एनसीईआरटी में पीरियोडिक मोशन क्या है। आप बॉल कैसे जमीन में पटक के खेलते भी, ऐसा पटका फिर आया हाथ में, फिर पटका, फिर तो बॉल की जो हाइट है पहले वो 0 होती है अगर जमीन को स्ट्राइक कर रही है तब, फिर ऊपर आएगी तो हाइट बढ़ेगी, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। सब बॉल की जो हाइट है वो बार बार बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन हमने सबसे पहले देखा था कि क्या होता है, अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, या हैंड्स ऑफ अ क्लॉक भी बोल सकते हैं हम, पीरियोडिक मोशन है। रोटेशन ऑफ अर्थ भी है, पीरियोडिक मोशन है। तो ये सारा पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। एक चीज ध्यान में रखना है, हमेशा मोशन विद रिस्पेक्ट टू क्या देखते हैं हम? टाइम। डिस्टेंस का चेंज या पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफ में ये चीज रिपीटेशन आपको मिलेगी देखने। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, फिर हमने क्या देखा था? ऑसिलेशन देखा था। ऑसिलेशन क्या है? तो आप लोग को याद होगा क्लास 9 में साउंड चैप्टर पढ़ते थे, साउंड था कि नहीं, कि डिलीट हो गया था? पहले मैं पढ़ाता था तब तो था, बहुत अच्छा लगता था। उसमें पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होता था, पता है क्या? जैसे हम बोलते हैं हमारी आवाज क्या है, वो पार्टिकल के टू एंड फ्रो मोशन से आगे ट्रैवल करती है। तो इसी टाइप का टू एंड फ्रो मोशन जो है ना, वही ऑसिलेशन है। इट इज द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, या तो फिर वो पेंडुलम वाला भी एग्जांपल ले लो। पेंडुलम है, पेंडुलम की स्ट्रिंग मान लेते हैं, ये पेंडुलम का बॉब हो गया, है ना? ये उसकी मीन या इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। अगर मान के चलो इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फिर क्या होगा, वो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आगे पीछे मोशन करेगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। इसी को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोल देते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग मास सिस्टम, जो स्प्रिंग मास सिस्टम, हम एक स्प्रिंग में अगर मास को अटैच करके उसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे वो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो वो भी आपका ऑसिलेशन वाला सिस्टम है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने कुछ और चीजें देखी थी। क्या क्या चीजें देखा था? टाइम पीरियड देखा था, और क्या देखा था? फ्रीक्वेंसी देखा था। तो एक बार देखो जल्दी से। हेलो, हाँ कौन? मैं क्लास में हूँ। हाँ, ओके, तुम फ्री हो गए क्या? अच्छा, हाँ। ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, कैसा तमिलनाडु वाली स्पेलिंग? ये पलक तेरे को दे रही है। पलक ची। हाँ, पलक बहुत सुंदर था। ओके, सो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड नाम से क्लियर है, टाइम कितने टाइम में वो रिपीटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर हो गया ये चीज? जैसे कि अर्थ का रोटेशन 24 आवर्स है ना, अपने एक्सेस पे बोल रहा हूँ, तो उसका टाइम पीरियड हो गया 24।
अर्थ का रोटेशन अबाउट द सन कितना है 365 डेज, तो उसका टाइम पीरियड हो गया। क्लियर? हार्ट बीट का भी टाइम पीरियड दिया था, कुछ दिया था, क्या दिया था? हाँ, उसमें 75 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में, ये दिया था। 1 मिनट तुम भी सेंटी के भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थी ना? हाँ, तो 1 मिनट में 75 टाइम्स बीट करता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना, मतलब 1 सेकेंड, मतलब एक बार बीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 0.75 या 0.8 कुछ आया था मेरे, 0.8 वो उसका टाइम पीरियड है। क्लियर हो गया सबको ये चीज? ठीक है, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जो एक बार मोशन होने में कितना समय लगा वो बताता है। फ्रीक्वेंसी को एफ से या न्यू से डिनोट करते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। क्लियर हो गया? इस पे बेस्ड हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया हुआ था पिछली क्लास में। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट फिर हमने ये चीज, हाँ ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पिछली क्लास में उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्लैरिटी लाने के लिए। थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। जैसे अगर मान के चलो कोई भी फंक्शन है x ऑफ t इज इक्वल टू, मान लेते हैं a साइन 2 ओमेगा t प्लस पाई। पिछली क्लास में अगर कुछ बच्चे प्रेजेंट थे तो उनको थोड़ा बहुत ये जानकारी होगी कि यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई एक्चुअली मोशन का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता था। ठीक है, जिनको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको मैथमेटिकल फंक्शन मान लो, साइन का एक फंक्शन हो गया। समझ गए ना ये चीज? अब इस फंक्शन में ये t जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, और a को एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, और ये फाई जो होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टी होता है। समझ गए ना ये चीज? अब अगर मान के चलो आपको किसी भी फंक्शन की या मोशन के ग्राफ की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, दो चीज की मैं बात करूंगा, एक तो कैपिटल टी और दूसरा एफ। कैपिटल टी टाइम पीरियड और एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ओमेगा जो होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो ऐसा निकलता है 2 पाई बाय टी। याद है ना, ये मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, 2 पाई बाय टी क्यों होता है? करेक्ट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो लगा कैपिटल टी। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो 2 पाई बाय टी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज हमने देखी कि f इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय टी। क्लियर हो गया? तो ये जो 1 बाय टी है उसको मैं f लिख के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई f लिख सकता हूँ। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब अगर मान के चलो मुझे बोला जाता है कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी बताओ, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा या टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरह की अगर चीजें पूछता है तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी t का कोफिशिएंट होगा, जो भी t टाइम का कोफिशिएंट होगा, जैसे ये क्या दिख रहा है यहाँ पर 2 ओमेगा दिख रहा है ना, 2 ओमेगा, उसको किससे इक्वेट कर देना, 2 पाई f से इक्वेट कर देना। ठीक है, इसमें एक्चुअली नोटेशन सेम हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया है। 2 पाई इसको, एक सेकेंड ना, ओमेगा लिया मैंने, एक्चुअली इसमें ना दो अलग नोटेशन यूज करना चाहिए था। ये जो 2 ओमेगा है ना, इसको कंपेयर कर लेना ओमेगा नॉट से, ये मान ले ओमेगा नॉट से कंपेयर कर लेना, तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, ओमेगा नॉट हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, अब 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय टी, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 पाई बाय टी नॉट। ये क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? इसको थोड़ा बेटर एग्जांपल से देखते हैं, रुक जाओ, थोड़ा और इजी एग्जांपल से, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। रुक जाओ, इसमें नंबर वाले न्यूमेरिकल वाले एग्जांपल से लेते हैं, नहीं तो फिर समझने में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये डेटा को मैं चेंज कर रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं a साइन
ए साइन 10 पाई टी प्लस 5, ये ले लो 10 पाई टी प्लस 5, ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद हम वेरिएबल वाले एग्जांपल पे जाएंगे। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर आपको बोलता है कि ये दो चीजें निकालो, टाइम निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो जो भी तुम्हारा टी का कोफिशिएंट होगा उस पूरे कोफिशिएंट को क्या कंसीडर कर लोगे? ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 पाई। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ओमेगा को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई एफ। तो एक काम करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 2 पाई एफ लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 पाई। ये समझ में आ गया। तो अब बताओ यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, 10 पाई अपॉन 2 पाई, ये कट जाएगा, पाई पाई कटा, 2 1 जा 2 5 जा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 5। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, अब ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगर पूछा जाता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी क्या होगा बताओ? तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये समझ में आ गया सभी को? ये दोनों चीजें हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये तो उस केस में हो गया जब आपका मोशन फंक्शन जो है जिसमें सिंगल साइनोसॉइडल है, मतलब सिर्फ साइन आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर क्या है? एक साइन है और दूसरा क्या है? कॉस है। और पूछ रहा है, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल ये पूछता है कि ये बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है और कौन सा फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अगर कोई पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड बताओ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि सिर्फ अकेला अगर साइन आता है तो पीरियोडिक होता है, अकेला अगर कॉस आता है तो पीरियोडिक होता है। आपको अकेला साइन अकेला कॉस पता है क्योंकि उसका ग्राफ आपको पता है, उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, वो पीरियोडिक होता है। लेकिन एक साइन और एक कॉस अगर ऐड हो गए तो वो पीरियोडिक बनेगा या नहीं बनेगा, ये अभी आपको नहीं पता। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना जो हमारे पास अलग अलग साइन और कॉस वाले फंक्शन है सबका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई बाय टी, ऐसे ही हो गया। तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहले वाले का टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई बाय ओमेगा। दूसरे वाले का टाइम पीरियड क्या आएगा बताओ जल्दी? दूसरे वाले का टाइम पीरियड क्या आएगा? T2 की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाले का टाइम पीरियड क्या आएगा? वही चीज करना है, ओमेगा को किससे किससे कंपेयर कर लेना। ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय टी, या T2 ले लो, दूसरे वाले का तो T2 ले लो। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्या ये समझ में? चेक करो जल्दी, ठीक है। अब अगर दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो एक इंटीजर आता है तो ये दोनों फंक्शन जो है मिलके क्या बनाएंगे? एक पीरियोडिक फंक्शन बनाएंगे। लेकिन अगर इंटीजर नहीं आता है, इंटीजर या फिर बोल सकते हो रैशनल बोलना ज्यादा बेटर होगा, रैशनल अगर आता है तो ये क्या बनाएंगे? एक पीरियोडिक फंक्शन बनाएंगे। लेकिन इरैशनल आएगा तो ये नॉन पीरियोडिक होगा। जैसे यहाँ पर T1 बाय T2 का वैल्यू कितना आएगा? चेक करके देखो, 1 आएगा, 1 बाय 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये क्या बन जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन मिलेगा दोनों का एडिशन। तीसरे वाले में चेक करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू को चेक करते हैं तो देखो क्या क्या चीज है यहाँ पर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे यहाँ पर? 2 पाई बाय टी, ऐसे ही लेंगे। तो बताओ टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? 2 पाई बाय ओमेगा, ऐसे ही होगा। इसको मैं T1 दे देता हूं। दूसरे वाले के लिए बताओ क्या होगा? ये दूसरे वाले के लिए 2 ओमेगा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 2 पाई बाय T2 ले लेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा। क्लियर हो गया ये? तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर T2 की वैल्यू हो जाएगी पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। क्लियर हो गया ये चीज? T3 की वैल्यू सिमिलर तरीके से निकालो, क्या आएगी? T3 जैसे ये 4 ओमेगा है, 4 ओमेगा, तो T3 यहाँ पर क्या लगेगा? 4 ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय T3, तीसरे वाले का टाइम पीरियड। तो T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा। T3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब इन तीनों का रेशियो देखो,
T1 is to T2 is to T3, ऐसा देखो, इन तीनों का रेशियो देखो तो कितना आएगा। तो यहाँ पर 2 ओमेगा है, 2 पाई बाय ओमेगा है, यहाँ पाई बाय ओमेगा है, यहाँ पर पाई बाय क्या है 2 ओमेगा है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 2:1:1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें? ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आ गया 1/2। या अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 4:1, 4:2:1, ऐसे ही आएगा। तो इनका जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, इनका रेशियो एक्चुअल में आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है। और जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आपके एडिशन होंगे जो आपके फंक्शंस के, वो एक पीरियोडिक फंक्शन बनाएंगे। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं आता या रैशनल नहीं आता तो उस कंडीशन में वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल बन जाएगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है समझना थोड़ा, मेरी बात ध्यान से, ये इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ा कंसेप्चुअली समझना इस चीज को, ठीक है। जैसे अच्छा ये बताओ तीनों में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका है? ये तीन अभी हमने तीनों के टाइम पीरियड निकाले ना, T1, T2 और T3, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका था? फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का कि थर्ड वाले का? ऑब्वियसली देखो फर्स्ट वाले का, यहाँ पर देखा है 2 पाई बाय ओमेगा है ना। सेकंड वाले का और थर्ड वाले का टाइम पीरियड कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर मान के चलो मैं फर्स्ट वाले का सिग्नल का ग्राफ बनाता हूं, फंक्शन का ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में? मान लो ऐसा, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। दूसरे वाले का टाइम पीरियड इससे आधा है, दिख रहा है कि नहीं? दूसरे इसका 4 है तो इसका कितना हो गया टाइम पीरियड? 2 हो गया। तो इसका मतलब जब दूसरे वाले सिग्नल का फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जितने में ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतने में ये क्या करेगा 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तीसरे वाले का टाइम पीरियड और क्या है, और कम है, 1 का है ना। तो जितने में 4 साइकिल कंप्लीट करा उतने में कितनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा, सॉरी जितने में ये 4 इसका टाइम पीरियड 4 का है ना, और इसका टाइम पीरियड कितना आ गया 1 आ गया, मतलब ये 4 साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा और फास्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होगा ये साइकिल इस तरीके से बनेगी। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये सारे टाइम पीरियड इंटीग्रल रेशियो में आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, मतलब इस ड्यूरेशन में सबके सेम पीरियड्स कंप्लीट हो रहे हैं, टाइम पीरियड्स कंप्लीट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसका 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दूसरे वाले का 2 साइकिल हो रहा है, तीसरे वाले का क्या हो रहा है 4 साइकिल हो रहा है। लेकिन अगर ये रैशनल नहीं आता तो क्या होता, कोई बीच में अटक जाता, हो सकता है ऐसा आ जाता। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? तो इसलिए कभी भी आपको पीरियोडिक, ये एक्चुअली बहुत लंबा कंसेप्ट है, इसलिए एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट में पूछ दिया है कि अगर कभी भी आपको इस तरह के फंक्शंस दे दिए हैं साइनोसॉइडल फंक्शंस और बोलता है कि पीरियोडिक है या नहीं चेक करो, तो आप कैसे चेक करोगे? आप सभी के टाइम पीरियड निकालोगे, T1, T2, T3, अगर 2 है 3 है 4 है जितने भी है, और उनका रेशियो लोगे। उनके रेशियो लेने पे अगर आपको रैशनल मिलता है तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा पीरियोडिक हो जाएगा। इरैशनल मिलेगा मतलब √2 √3 वाले टर्म आएंगे तो क्या हो जाएगा नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। समझ गए ना? ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसका, एक आध दो ही क्वेश्चन है ये वाला जो देख रहे हो, ठीक है। अच्छा ये तो पता चल गया। अब टाइम पीरियड क्या होगा, अगला क्वेश्चन ये है, हम ये पहचान गए कि भाई हाँ ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है क्योंकि इसमें रेशियो कितना आ रहा है इंटीजर आ रहा है। लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होगा वही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे पहला वाला T1। तो T1 का वैल्यू कितना आया था याद करो, 2 पाई बाय ओमेगा, यही आया था। तो यही इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा। पूरे का बोल रहा हूँ, पूरे का मिला के टाइम पीरियड क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है ओके, आएगा तो 1 मार्क, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये जो चीज अभी मैं बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज सुनो ध्यान से, ये वाला फंक्शन जो आपको दिख रहा है ये पीरियोडिक है कि नहीं पूछ रहा है। तब ये तो पहली बार देख रहे हो, e की पावर माइनस ओमेगा टी। किसी ने और पहले कभी देखा है इसको? हो सकता है किसी ने। एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे तुम लोगों ने अभी फंक्शंस पढ़ना चालू किया है, साइनोसॉइडल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, sin x cos x tan x ये सब जो आते हैं। इसके अलावा मैथ्स में और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो फिजिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है। जिसमें से e की पावर माइनस ओमेगा टी भी एक फंक्शन होता है।
इसको एक्सपोनेंशियली डिकेड फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि जब इसका ग्राफ बनता है ना, ये ऐसा बनता है इसका ग्राफ। समझ में आई ये चीज? और अगर टी की पावर प्लस ओमेगा टी होगा तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और कुछ नहीं जानो इसके बारे में, बस इतना ही जानो, ठीक है। और अगर कुछ जानने की जरूरत है तो 3 चीज और देख सकते हो। अगर मान लो टी की जगह 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो क्या हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। समझ गए? अगर टी की जगह इनफाइनाइट डाल दोगे तो यहाँ पावर में क्या जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टी की पावर और माइनस लगा, माइनस इनफाइनाइट मतलब डिक्रीज होगा। समझ गए ना ये चीज? और ये वाला क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस इससे ज्यादा मत जाओ, ठीक है। दैट्स इट। अगला जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग। तो लॉग ओमेगा टी जो है इसका भी ग्राफ पीरियोडिक नहीं होता, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, एक्सपोनेंशियल के जैसे ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है बस, ठीक है। तो ये भी पीरियोडिक नहीं है। तो इसने ये सारी जो चीजें पूछी है इसमें पूछा है कौन सा पीरियोडिक है कौन सा नहीं है, तो 3 और 4 पीरियोडिक नहीं है, 1 और 2 दोनों पीरियोडिक है। और हर बार नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, रेशियो क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए, टाइम पीरियड का रेशियो, ठीक है। ये हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाना, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि उतना ज्यादा आगे उसका यूसेज नहीं होने वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में और क्या चीज हमने पढ़ा था वो भी सुन लो। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैंने वो पेंडुलम वाला एग्जांपल बताया था, या भी जो हमने टू एंड फ्रो मोशन वाला एग्जांपल लिया। अगर मान लो कोई पार्टिकल इतना पीछे जाता है, इतना आगे जाता है, इस तरीके से आगे पीछे हो रहा है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है। ये मैंने एनसीईआरटी से लेके इसी को देख के कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ नहीं। आप पेंडुलम वाले सिस्टम को भी वैसे ही अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ये बोल रहा है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पर था कुछ नहीं, यहाँ पर लिया उसने। t इक्वल टू 0 पे देखो यहाँ पर लिया है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर लिया है। फिर t इक्वल टू t/4 पे, t/4 पे वो शायद यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर t इक्वल टू t/2 पे वो इधर पे आ गया पार्टिकल। फिर t इक्वल टू 3t/4 पे यहाँ पर आ गया। फिर t इज इक्वल टू, ये क्या टाइम लिया है, t पे वो पार्टिकल इधर पे आ गया वापस, ठीक है। अब फिर से दोबारा देखो, ये पार्टिकल जब टाइम t इक्वल टू 0 है, इनिशियली जब तुम पहली बार, इधर सामने ध्यान दो सिद्धि, जब पहली बार तुम पार्टिकल को देख रहे हो तो पार्टिकल कहां पर है, A पे, उसकी मीन पोजीशन कहां पर है, O पे। तो मीन पोजीशन से कितना दूर है, A दूर है। समझ में आएगी नहीं? अब कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड, मतलब वो वापस इधर जाके वापस आने में जो टाइम लगा, दैट इज कैपिटल T। समझ गए ना? तो कैपिटल T/4 मतलब उसके टाइम का 1/4, तो 1/4 टाइम में वो इधर पे पहुंचेगा। समझ गए ना? मतलब अगर मान के चलो कैपिटल T 1 आवर है तो 15 मिनट बाद वो बीच में आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? अगले 15 मिनट के बाद वो इधर पे चला जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब T/2 वाले टाइम में। फिर उसके बाद वापस वो इधर पे आया तो टाइम कितना हो गया, 3T/4। समझ गए कि नहीं? और फिर वो वापस इधर पे चला गया, मतलब यहाँ पर आ गया, तो टाइम कितना हो गया, T इज इक्वल टू कैपिटल T। तो इसका पोजीशन कैसे डिस्प्लेस हो रहा है वो बता रहा है टाइम के साथ। फिर अगले 15 मिनट के बाद ये प्लस T/4 करोगे तो वापस से वो कहां पर आ गया, सेंटर पे आ गया। तो पार्टिकल ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जो साउंड के बारे में जैसे मैं डिस्कस कर रहा था ना, वही चीज इसमें बता रहा है, ठीक है। इस मोशन के समय एक चीज हमने डिस्कस की थी, जब वो अपने एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन पे रहेगा, मतलब जब सबसे दूर रहेगा, तब उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाएगी, है ना। क्योंकि एकदम से उधर जा रहा था, धीरे धीरे कम होते वहां पर जाके क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 0 होने का फिर उसका डायरेक्शन बदल जाता है। ये 3T/4 कैसे आया, ये पूछ रहे हो? इसको ना ये समझो, कैपिटल T पूरा टाइम पीरियड है ना। अब वो उसका by4 में वो अलग अलग जाता है। जैसे पहले T/4 पे यहां आया, बीच में आया, अगले T/4 पे, तो T/4 प्लस T/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, T/2 बन जाएगा। वो बीच, वो इधर पे आ गया। फिर एक बार और T/4 कर दोगे तो वो फिर यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और कुछ नहीं है। मतलब T/4 पे इधर, फिर अगले T/4 पे इधर, फिर अगले T/4 पे इधर, फिर अगले T/4 पे इधर। तो 4 बार T/4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, T आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है।
तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी और इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब आएगी, जब ये अपनी मीन पोजीशन पे रहेगा। क्लियर हो गया ये? अब जब इसी चीज को हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो ग्राफ हमको ऐसा मिला। हमने दो तरह का लिया था ग्राफ, अगर आपको याद हो तो, दो तरह का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिया था। मैंने कौन सा लेके बताया था? मैंने साइन वाला बताया था, और फिर आप लोगों को बोला था कि कॉस के लिए करना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक्स ऑफ टी, ये नोट करने की चीजें, ये आगे बहुत बार यूज होगा। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लेंगे, या तो फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेंगे। दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में पूरा कॉस लेके किया, तो आप कॉस लेके यूज करना। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहां एक्स ऑफ टी क्या है? डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम के ऊपर। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ए क्या है उसका? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा टी प्लस 5, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, हटा दो, मैं इसको मैं एक बार बता जल्दी। कुछ चीज मैं पूछने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि वो ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं जिसका ग्राफ बना रहा हूं, बताओ इसका, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है बता रहा, कौन से फंक्शन का ग्राफ है? कॉस का ग्राफ है ना। इसको हम क्या लिखा, अभी हमने क्या लिया? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। और ये यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। ये बताओ एक्स एक्सिस में क्या है? यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या है? जल्दी बोलो, गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो। टाइम टी। वाई एक्सिस में क्या है? एक्स ऑफ टी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब टाइम टी इक्वल टू 0, जब टाइम टी इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 0 प्लस 5। समझ में आ रहा है? तो अभी ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब पूरी ए दे रहा है, मतलब 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0 है। 5 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है? 0 है। 5 0 है, तो इसीलिए x ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? a cos ओमेगा t, दैट्स इट। तभी तो t इक्वल टू 0 डालने पे ये 1 मिलता है। मान लो अगर मैं 5 की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? x ऑफ t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये a cos ओमेगा t प्लस इधर पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही होगा। अब बताओ ग्राफ में क्या चेंज होगा? अब जब तुम t इक्वल टू 0 डालोगे, ये t इक्वल टू 0 है, समझ रहे हो ना? जब टाइम 0 है तब ये हो गया। जब t इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या होगा? जब t इक्वल टू 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पर क्या बनेगा? cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। 0 मतलब अब ये वैल्यू क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। अब ये ग्राफ कैसे बन रहा है देखो। अब ग्राफ कैसे बनेगा? अब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला? इससे ये पता चला, देखो ये वाला पॉइंट कहां पर आने वाला था? पीछे इधर पे आने वाला था। जैसे ही आपने प्लस 90 किया, ग्राफ कहां पर शिफ्ट हो गया? आगे शिफ्ट हो गया। समझ रहे हो ना? अगर मान लो 5 की वैल्यू में 180 कर देता तो बताओ एक्स ऑफ टी का ग्राफ अब कैसा बनता? a cos ओमेगा t प्लस 5 प्लस 90, अब कैसा बनता? 180 माइनस 1 हो जाता, नीचे हो जाता। या इसको और ऐसे समझो, ये कहां से स्टार्ट होता? देखो अब यहां से स्टार्ट, 180 से और पीछे शिफ्ट हो जाता, मतलब ग्राफ ऐसा बन जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये फाई जो है ना, वो ये बताता है कि ग्राफ जो है ना कितना आगे या पीछे शिफ्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अगर मान लो आपका साइन, अगर मान लो a cos ओमेगा t का ग्राफ ऐसा बन रहा है, a cos ओमेगा t का ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको लिख दूं a cos ओमेगा t प्लस 45, a cos ओमेगा t प्लस 45 डिग्री, तो बताओ ग्राफ में क्या चेंज होगा? हाँ पूछो प्रिया से। हाँ क्या थी? सर मैं पूछ रही थी कि जैसे पार्टी के लिए आप मुझे डिग्री है तो वो ऊपर नीचे सामने से हुआ, पीछे से भी हो सकता है। एक बार रिपीट करना, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। जैसे सामने से आप बोले 0 डिग्री है तो वो ऐसे शुरू होते 90 में ऐसे, तो वैसे पीछे में भी है क्या कुछ? इधर पे
हाँ ठीक है सर। हाँ है ना, वो टाइम है ना। अरे नहीं तो सर, देखो पहले ग्राफ में आप एक पूरा लाइन कर दें, ठीक है, उसके बाद बाकी में नहीं है, क्यों? बाकी सब में t इक्वल टू 0, ये टाइम ही है। अच्छा ठीक है। बाकी सब में ये टाइम है, तीनों का ग्राफ अलग अलग मैं वो बता रहा हूँ, ये सब टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। समझ गए ना? ये मान के चलो, ये तुम हो, ये वसुधा है और ये पलक है, ठीक है, तीनों अलग अलग टाइम पे क्लास में एंटर कर रहे हैं ना, तो तीनों के लिए टाइम t इक्वल टू 0 अलग हो गया ना। तुम जब एंटर की तब से क्लास चालू हुई, माना जा रहा है लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अभी देखो यहां पर ध्यान देना, ये किसका ग्राफ है? a cos ओमेगा t का ग्राफ, ठीक है। अगर मान लो मैं +45 कर दूंगा, तो मैंने क्या बताया, प्लस पाई, अगर कभी भी प्लस पाई हुआ तो ग्राफ कितना शिफ्ट हो जाएगा, कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड शिफ्ट। अभी हमने डिस्कस किया ना, उसका ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो राइट साइड शिफ्ट होगा तो देखो कैसा बनेगा, यहां पर 45 डिग्री पे वैल्यू ऐसी कुछ होगी ना, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके का। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? ठीक है, तो ये ग्राफ में बस आपको ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड है एनसीईआरटी में, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब आते हैं इस चीज पे, ये थोड़ी सी फेमिलियर चीज लगेगी, पिछली क्लास से अगर ध्यान दोगे तो। पिछली क्लास में हमने एक्स ऑफ टी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या लिया था, रिकॉल करो, ए साइन लिया था, और कॉस के लिए भी सेम चीज होगी, लेकिन हम अब कॉस लेके ही करेंगे आगे, क्योंकि एनसीईआरटी में वही फॉलो किया है, तो हम कॉस वाला ही फंक्शन लेते हैं। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये इसका ग्राफ है, एक्स ऑफ टी का ग्राफ। ये क्लियर हो गया? अब हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टाइम के। तो हमने डिस्कस किया था, बताओ क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? ए तो ए ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन, तो इधर में माइनस बाहर लगा देता हूं, और यहां पर क्या देगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे ही होगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, अंदर वाले का, ओमेगा टी का। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ओमेगा, जो भी टी का कोएफिशिएंट है, मतलब वो इधर पे आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है, तो वेलोसिटी का जो फंक्शन बनेगा वो ये वाला होगा, वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन ये वाला होगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब तुम लोगों को ये तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ ये कि एम्पलीट्यूड बदल रहा है। समझ गए ना? ग्राफ का प्लॉट कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा साइन। ठीक है, तो साइन का ग्राफ तुम लोगों को पता है ना कैसा होता है, साइन का ग्राफ होता है ऐसा, है ना। लेकिन यहाँ ग्राफ कैसा बना है, देखो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ग्राफ उल्टा बना है, ऐसा क्यों बताओ? माइनस साइन, क्योंकि बाहर में क्या है, देखो माइनस, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन अगर बाहर माइनस आ गया मतलब ये इन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बना। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दूसरा वाला ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी का ग्राफ है, और उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए ओमेगा, और मिनिमम कितना जाएगा, माइनस ए ओमेगा। क्लियर हो गया ये चीज? और ग्राफ उल्टा साइन के जैसा क्यों बना, क्योंकि बाहर में क्या आ गया था, माइनस। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस ए ओमेगा को तो छोड़ दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस कॉस होता है, तो यहाँ पर क्या देगा, कॉस, है ना, ओमेगा टी प्लस 5 एज इट इज आएगा। फिर चेन रूल से अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा होगा, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो अब देखो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कॉस के ग्राफ के जैसा होगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है, मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉस। इन्वर्टेड कॉस मतलब समझ रहे हो, जैसे कॉस है, इसको बीच से पकड़ो, ऐसा गोल घुमा दो। इमेजिन कर रहे हो कि नहीं, इन्वर्टेड कॉस कैसा बना है, इसके एक्सेस को पकड़ो, गोल घुमा दो, मतलब ये वाला पार्ट नीचे आ गया, जस्ट उसका इन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसका ग्राफ ऐसा बना, और इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड कहां से कहां तक जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से लेके कहां तक जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर ए तक। क्लियर हो गया? ठीक है,
और इसी चीज को हमने एक और चीज लिखी थी, क्या लिखा था याद करो जल्दी, माइनस ये जो a है और cos ओमेगा t है, a cos ओमेगा t मिलके क्या बन जाता था x ऑफ t, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये क्या बन गया x ऑफ t या फिर x। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन था, याद आया ये चीज, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ के समझा देता हूं। इसमें बोल रहा है सिंपली आपको दो फंक्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है x ऑफ t जो है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए a sin ओमेगा t प्लस फाइव या फिर a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसे ही होता है ना, a cos ओमेगा t प्लस फाइव, साइन और cos कोई फर्क नहीं, एक दूसरे से शिफ्टेड ही हो, है ना। तो क्या ये वाला जो फंक्शन पहला वाला जो हमें दिख रहा है, क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इसको x ऑफ t इज इक्वल टू लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है साइन ओमेगा t माइनस कॉस ओमेगा t। अब ये वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से उन बच्चों को समझ में आएगा जो मैथ्स वाले हैं, ठीक है, और उनको भी आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उनको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले याद होगा तुम लोगों को, मैं तो मैथ्स वालों को बोल रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले, फॉर्मूले क्या है वो याद नहीं होगा लेकिन बहुत सारे ये याद होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, किसी को याद है? हाँ बताओ। 2 sin c plus d by 2 2 cos c plus d by 2 इंटू साइन c माइनस d by 2, मेरे ख्याल से ये वाला है। ठीक है, जब प्लस होता है ना बीच में तो यहाँ पर पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है, जब यहाँ बीच में माइनस होता है ना तो पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। वैसे ही और 4 फॉर्मूले ऐसे होते थे, साइन सी प्लस साइन डी, एक तो मैंने बता दिया, एक कॉस प्लस कॉस होता था, एक कॉस माइनस कॉस होता था। ठीक है, तो वो चारों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक साइन और एक क्या है कॉस है। वो चारों फॉर्मूले तब लगते हैं जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, समझ गए नहीं? तो क्यों बताया, ये बताया क्योंकि इस कॉस को अब हम साइन में बदलेंगे, तो इस कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे, वो याद करो, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, सॉरी कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है। तो ये चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी और इसको लिखेंगे माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस को अगर पाई बाय 2 आगे या पीछे शिफ्ट कर दोगे ना साइन बन जाता है। ठीक है, वही है पाई बाय 2 माइनस थीटा को ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos, चलो अब ये करके बताओ क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी क्या है पता है ना? हाँ सिद्धि, ये सी है और ये डी है। ठीक है, चलो अप्लाई करो। वो तो w और t, पहली चीज तो डबल ओमेगा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये बोलो, ये फॉर्मूले से जब मैच करोगे ना, सी की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है। तो 2 cos c प्लस b बाय 2, तो इन दोनों को प्लस करोगे बाय 2 करोगे, डायरेक्ट बताओ क्या आएगा,
इन दोनों को प्लस करोगे और बाय 2 करोगे, क्या आएगा? cos पाई बाय 4, करेक्ट। तो ये नंबर आ जाएगा cos पाई बाय 4। भाई सिंपल है ना, प्लस करोगे तो ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी कट गया, पाई बाय 2 का आधा कर दो, क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इनटू अब देखो फॉर्मूले में क्या लग जाएगा, यहाँ पर साइन आएगा, साइन c माइनस b बाय 2। अब जब माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ? टू ओमेगा टी, अच्छा बाय 2 हो जाएगा तो ओमेगा टी हो जाएगा। हाँ, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी होल अपॉन 2। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने? ये फॉर्मूला है c माइनस डी बाय 2, सो ये c माइनस डी बाय 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 cos, अच्छा cos पाई बाय 4 की वैल्यू डाल देते हैं। पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्री, cos 45 होता है 1/√2, ये 1/√2 आ गया। साइन इधर पे जब ब्रैकेट खुलेगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी मतलब कितना बन जाएगा, ये 2 ओमेगा टी बाय 2 माइनस कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 बाय 2। समझ गए ना क्या किया मैंने? ऐड हुआ और बाय 2 दोनों का अलग अलग कर दिया। तो ये वाला टर्म इसको सिंप्लीफाई करके √2 लिख सकते हैं। समझ गए ना? √2 क्यों रैशनलाइज कर दिया, √2 ऐसे कर दिया। और यहाँ पर आ जाएगा साइन, ये टर्म कितना बन जाएगा, ये 2 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। ऐसे ही बना। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? x ऑफ टी। x ऑफ टी कौन सा फंक्शन है? देखो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इस फॉर्म में आता है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, अगर नहीं आता वो पीरियोडिक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अगर नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। कौन सा? ये वाला हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ये समझ लो 5 की वैल्यू माइनस 5 है और कुछ नहीं है। जो ये प्लस 5 है ना, तो 5 तो फेज है, फेज मतलब प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 दोनों ले सकते हैं। आगे शिफ्ट हो रहा है पीछे शिफ्ट हो रहा है, बस यही बताता है। ठीक है, ये जो 2 है ना, इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक √2 इधर से, एक √2 इधर से कट गया तो √2 बच गया। ठीक है, पाई बाय 4 है ना ये। अच्छा, ये cos पाई बाय 4 कहाँ गई, ये पूछ रहे हो? cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 होता है, पाई बाय 4 मतलब 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 10 पढ़ा है ना? देने में नमक छिड़क दो आप भी। समझ जाएगी। चलो ठीक है। हाँ, तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। डन। सेकंड वाला है कि नहीं? तो सेकंड वाले में देखो फंक्शन जो है x ऑफ t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ, अभी एक काम करते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बताने के लिए वैभवी बताओ जल्दी, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, सारे फॉर्मूले। सर हाफ फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला याद है, cos 2a का फॉर्मूला। यस सर। cos 2a का कितना फॉर्मूला है? 4 फॉर्मूला है। हाँ, 3 4। ठीक है, 3 तो इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहले क्या होता था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक और क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। कहां पर अप्लाई करना? इस जगह पे अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करोगे? देखो यहां से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस cos 2a आ जाएगी। और जिससे साइन स्क्वायर a जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस cos 2a बाय 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब यहां पर लगाओगे, सीधे सीधे देख लो, ये फॉर्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें ये फॉर्मूला भी यहां पर मैंने लिखा है। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर a को लिख सकते हो 1 माइनस cos 2a होल अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos 2a मतलब 2 ओमेगा टी, बाय में क्या आ जाएगा, होल बाय में क्या आ जाएगा, 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो x ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x ऑफ t में सबसे पहले ये आ जाएगा 1/2, ये अलग अलग कर लेना, 1/2
-1/2 और क्या आ जाएगा क्रॉस ओमेगा टी। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, x ऑफ t वाला एक्सप्रेशन ये आएगा। अल्टीमेटली दोनों पे हम x ऑफ t वाला निकाल रहे हैं और मैच कर रहे हैं। क्या ये इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है कि नहीं? तो क्या ये कर रहा है उस फॉर्म से मैच? देख लो, नहीं कर रहा है। इसमें एक 1/2 एडिशनल आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। इसमें बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको सर 1 के नीचे 2 क्यों आ रहा है? हाँ 1 के नीचे 2 क्यों आ रहा है? एक एक करके दोनों का आंसर दे देता हूँ। पहले से ठीक 1 के नीचे 2 क्यों आया? क्योंकि 1/2 और ये अपॉन 2 अलग अलग किया हमने। हम ये दिखाने के लिए कि ये इस फॉर्मेट में नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का, वो ये होता है। ठीक है, और उस फॉर्म में अगर आया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं आया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। ठीक है, और इसका कोई सिंपल मेथड पूछ रहे हो? इसका सिंपल मेथड एक और तरीका है। याद है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने एक डेफिनेशन लिखा थी पिछली क्लास में। क्या था कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके शो कर दो कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो जब या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके वो शो करना पड़ेगा। इसमें वाली चीज आ जाएगी। इसको अगर 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या क्या आएगा? एक बार करोगे तो क्या आएगा? साइन ओमेगा टी है, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? कॉस ओमेगा टी इनटू क्या आ जाएगा? ओमेगा माइनस इसका क्या आ जाएगा? हाँ वहां ऑफिस में रख दे। क्या हो जाएगा इसका? प्लस साइन ओमेगा टी इनटू क्या आ जाएगा? ओमेगा। समझ में आएगी? एक बार करोगे तो एक बार करोगे तो क्या मिला? वेलोसिटी। दूसरी बार करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी, और इधर पे क्या हो जाएगा? प्लस ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों में से देखो क्या कॉमन निकाल लोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला। माइनस क्यों? ताकि ये वाला पॉजिटिव बन जाए और ये वाला क्या बन जाए? नेगेटिव। और फिर ये पूरा का पूरा एक्चुअल फंक्शन के जैसा बन गया जो एक्स ऑफ टी था। तो ये प्रूफ हो गया कि अल्फा जो है या ए जो है एक्सेलरेशन जो है वो क्या आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स आया। ठीक है, इससे कर सकते हो, लेकिन जो आपके बुक में जो तरीका गिवन था मैंने उससे समझाया भी फिलहाल। ठीक है, उसने जिस मेथड से एक्सप्लेन किया था। क्लियर हुआ क्या ये चीज? दूसरे वाले में ये कंडीशन नहीं आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल इसको नहीं बताता, नहीं तो तुम फालतू को परेशान हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ टॉपिक लेते हैं हम, डेरिवेशन वाला टॉपिक। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था ना, पिछली क्लास में हमने ये कर लिया था, याद होगा ये न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके। अभी हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉज करते हैं, अब हम लोग कुछ डेरिवेशन वगैरह कर लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, एक पेंडुलम का स्ट्रक्चर कंसीडर करो, है ना, और इसमें मान लो ये पेंडुलम जो है ये उसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, और अगर वो मीन से इतना डेविएटेड है, ए डेविएटेड है, तो वापस वो अपनी मीन पोजीशन आने के लिए उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये फोर्स क्या होगा और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसी का हम यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखो ये जो फोर्स होगा ये किसके इक्वल होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब याद करना पिछली क्लास में और इवन आज भी हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। क्या था? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर उसको हमने क्या लिखा था? एक्स ऑफ टी। तो ये ए की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी। समझ में आई ये चीज? अभी आप जाओ इधर तो मम्मी को बस फोन कर देना ना, क्या नहीं
तो गाड़ी चला गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पर मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ना थोड़ा सा याद करना, अगर तुम लोगों को याद हो, जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें एक स्प्रिंग कांस्टेंट के आता था, याद है क्या? Yes. क्या होता था? F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, अगर याद हो स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि मान लो अगर एक स्प्रिंग है, इस तरह से स्प्रिंग है, अगर हम उसमें x का डिस्प्लेसमेंट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग जो है इस तरफ फोर्स लगाएगा F। समझ में आई ये चीज? और ये जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग का, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? माइनस x के प्रोपोर्शनल होगा। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? कंजर्वेटिव फोर्स वाला, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के अंदर था शायद ये। हाँ, वर्क एनर्जी पावर के अंदर सबसे पहले था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज डिस्कस की थी। तब हमने ये पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप की देखी थी, जिसमें हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। और उसमें ये देखा था कि अगर स्प्रिंग को हम इस तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी, और वो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस ऑफ एक्स की। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था? अलग। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो वहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम के से डिनोट करेंगे, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते थे? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, याद होगा, ठीक है। ये डिसाइड करता था कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, और उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे। जैसे वो बाइक के स्टैंड की जो स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है, और पेंसिल जो पेन की जो स्प्रिंग होती है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? कम होता है, तो कम फोर्स लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, ये जो फोर्स है एफ ऑफ टी है, उसको हमने माइनस के एक्स या फिर माइनस के एक्स ऑफ टी से रिप्लेस करना है। यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब एफ ऑफ टी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देखना, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस के एक्स ऑफ टी माइनस के एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या आ जाएगा? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी। समझ गए ना क्या किया मैंने? पहले तो ये दो एक्सप्रेशन लिखा, फिर एफ फोर्स की जगह पे माइनस के एक्स ऑफ टी पुट कर दिया। अब जब ये वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इधर से भी, दोनों से माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। आया समझ में ये चीज? किसी को कोई डाउट ये डेरिवेशन में? तो देख लो, पहले तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो हमने निकाला सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ठीक है, ये वाला, और उसको पुट कर दिया। फिर फोर्स को हमने माइनस के इंटू एक्स ऑफ टी से रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, तो के की वैल्यू हमको मिल गई, क्या मिल गई? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। फर्दर देखो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो के अपॉन एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, देखिए सबने यहां तक। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट के बाय एम, ऐसा हो जाएगा। अब ओमेगा को हम क्या लिखते हैं और बताओ? 2 पाई बाय टी, तो उसको लिख दो 2 पाई बाय टी, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर के बाय एम। क्लियर हो गया? अब अगर टी की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। टी बाय 2 पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट एम बाय के। क्लियर हो गया? अब ये 2 पाई को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट m इंटू m बाय k। ये आ जाएगा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब थोड़ा इसको दिमाग में इस चीज को प्रोसेस करो, ये कहां पर अप्लाई हो, किस तरह के क्वेश्चन में। जैसे अगर मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपने पकड़ के रखा है, उसमें एक मास अटैच किया, ठीक है। जब उसमें मास होगा, जैसे मान लेते हैं यही एक स्प्रिंग है, हालांकि एक स्प्रिंग नहीं है लेकिन मान लो स्प्रिंग है ना, ये मास है उसमें, ठीक है। तो अभी अपनी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगा। अगर मैं इसको नीचे डिस्प्लेस कर दूंगा तो क्या होगा? तो जैसे ही छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, तो फिर क्या होगा? इसमें ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब ऊपर नीचे जब होगा
तो एक बार ऊपर नीचे होना ये उसका टाइम पीरियड होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार ऊपर नीचे होने में कितना समय लगा वो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। और वो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इस फॉर्मूले में हमें दो चीजें चाहिए टाइम पीरियड निकालने के लिए। क्या चाहिए, एम मतलब मास जो हम उसमें अटैच कर रहे हैं, और क्या चाहिए के मतलब क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग का टाइप किस टाइप का स्प्रिंग, ठीक है, इसका मटेरियल किस टाइप का है, ये चीज चाहिए। तो क्या ये क्लियर हो गया किस तरह के क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा? ओमेगा वाला फॉर्मूला है फोर्स की, ये एक्चुअली फोर्स वाला फॉर्मूला तो यही वाला था जो हमने अभी लिखा है ना, ये वाला फॉर्मूला था, ये फर्स्ट वाला फोर्स वाला, ठीक है। ये फोर्स वो फोर्स है जो अप्लाई हो रहा है उसमें, उस जगह पे आने के लिए। देखो अगर हमने स्प्रिंग को रिलीज किया है ना, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया तो एक फोर्स लगेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वो वाला फोर्स है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपको ये बोलता है कि अगर आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा क्वेश्चन है, कहां पर है मुझे याद नहीं लेकिन है कहीं पर। जैसे ये स्प्रिंग है, आप यहाँ पर मास है, अगर आपने उसको नीचे डिस्प्लेस किया 5 मीटर मान लो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अगर आपको उसकी एंगुलर वेलोसिटी पता है, ओमेगा पता है, या उसका टाइम पीरियड पता है, और क्या पता है, उसका मास पता है, तो आपको क्या मिल जाएगा कि उसको अपने इक्विलिब्रियम जाने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, आपको वो मिल जाएगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये सारा कैलकुलेशन यही से होगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला फाइनल है, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, जितनी भी चीजें दिख रही कोई भी कहीं से भी यूज हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तुम लोगों को याद होगा 10th में ना सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते थे, याद है ना? तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता था, R1 प्लस R2, सीधे ऐड हो जाते थे। और पैरेलल में होता था तो क्या होता था, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। स्प्रिंग में जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो 1 बाय 2, अच्छा देखो दो स्प्रिंग है, वो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब एक स्प्रिंग लगा दूसरा स्प्रिंग लगा, उसके यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, मास लगा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखो क्या होगा, ओवरऑल दोनों स्प्रिंग मिलके एक सिंगल स्प्रिंग के जैसा बिहेव करेगा। वो जो सिंगल स्प्रिंग के जैसा जो बिहेव करेगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, और वो इससे कैसे रिलेटेड होगा वो इसमें हम देखेंगे। तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा के, वो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 होगा। समझ में आई थी? अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे बना, अगर ये चीज समझनी है तो अभी थोड़ा सा रिकॉल करना। अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था ना, F इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस KX, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है, याद आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो अभी अगर मान के चलो मास अगर ऐसा कनेक्टेड है तो दोनों ही स्प्रिंग पे बराबर फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस मास के कारण लगेगा M into G। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस K1X हो जाएगा। इस स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस K2X हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? और दोनों को मिला के जो फोर्स लग रहा है वो क्या आ जाएगा, KX हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? और टोटल फोर्स तो सेम है, तो KX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1X प्लस K2X। क्लियर हो गया? फिर कॉमन निकालो, x काट दो उसमें से, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2। हालांकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सर खा दिया उसको। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? बस ये याद रखना कि क्या होगा। सर मतलब जब सीरीज में करेंगे तो K1 प्लस K2 होगा। हाँ, तो दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो दो स्प्रिंग पैरेलल में, अब पैरेलल में कैसे होगा, तो पैरेलल में ऐसा समझ लो, ये मान लो एक स्प्रिंग हो गया, ये मान लो एक स्प्रिंग हो गया, और ये दोनों से कनेक्ट करते हुए इस तरीके से एक लोड हो गया, एक मास हो गया। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है ना। एक मिनट यार, सॉरी मैंने ना थोड़ा सा गलत कर बता दिया इसमें ना, ये थोड़ा मैंने गलत कर दिया, ये उल्टा बता दिया। इसमें उल्टा होता है, 1/k इज इक्वल टू क्या होगा, 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K इक्वल टू 1/K1 प्लस K2। और उसके पीछे रीजन है क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा ना,
दोनों स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, x1 और x2, ठीक है। फोर्स सेम होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। क्या इसका डेरिवेशन बताऊंगी एक बार दोबारा? लिख लिया, या ये सीधा फॉर्मूला ध्यान रख लेना चलेगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके स्कोप में है भी, ठीक है। ये चेंज हो गया, देख लेना ना, ये मैंने चेंज करवाई इसीलिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, अगर सीरीज में होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा स्प्रिंग का। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन है जो देखना है तो देख लो इधर से। फोर्स सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग अलग है। तो जैसे F इज इक्वल्स टू, यहां पर कितना हो गया -k1 x1, और यहां पर भी क्या हो जाएगा -k2 x2 -k2 x2, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -kx आ जाएगा, -kx आ जाएगा। फिर उसके बाद -k1 कॉमन निकलेगा, थोड़ा इसका डेरिवेशन है नहीं तो क्यों माना बच्चे, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वही काम का है। ओके, पैरेलल में अगर कनेक्टेड होगा तो कैपिटल जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो k1 + k2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। नहीं, इसमें फोर्स अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आप इसको इमेजिन करो ना खुद ही, अगर दो स्प्रिंग है, दोनों के अलग अलग कांस्टेंट है ना, तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। इस पे जैसा फोर्स मान लो F1 लग रहा है, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -kx। दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है सेम होगा, लेकिन दोनों के लिए k की वैल्यू अलग अलग है ना, तो दोनों पे फोर्स अलग अलग लगेगा, है ना। लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। इसका ना अभी वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ कितना यूज है पता है, सिर्फ इतना यूज है कि अगर दो स्प्रिंग को कनेक्ट करेंगे और ऑसिलेशन होगा, हार्मोनिक मोशन होगा, तब हम वैल्यू कौन सी लेंगे दो स्प्रिंग की, बस ये चीज है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी सिलेबस में नहीं है, उसने डायरेक्टली ले लिया है। ये वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं ये समझा रहा था। तो इस क्वेश्चन में क्या है सुन लेना। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मान लो एक मास है और ये दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, देख लो इधर पे दो स्प्रिंग से कनेक्टेड, दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, ठीक है। अब क्या करें, इस मास को ना थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे रहे, इधर डिस्प्लेस कर दे रहे, और यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये मास के इधर डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये इस तरीके से मूव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहाँ पर अगर बोल रहा है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या निकालना है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का, क्या था रिकॉल करो, 2π√m/k, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग नहीं है, यहाँ पर क्या दो स्प्रिंग है, और दो स्प्रिंग के बीच में मास लगा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अब फॉर्मूला तो वही लगेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही होगा, 2π√m/k ही होगा, लेकिन k एक स्प्रिंग नहीं, अब यहाँ पर क्या दो स्प्रिंग है। अब दो स्प्रिंग किस में कनेक्टेड है, सीरीज की पैरेलल? ये पैरेलल है, एक्चुअली ये कंफ्यूजन होगा। देखो पैरेलल कैसे पता चला, क्योंकि दोनों स्प्रिंग का एंड किससे कनेक्टेड है, मास से। अगर मान के चलो सिर्फ एक स्प्रिंग का एंड मास से कनेक्टेड है और दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, सीरीज। यहाँ पर देखो दोनों किससे कनेक्टेड है, दोनों मास से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, k की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, k1 + k2, और दोनों के लिए k सेम है, तो की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2k आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? पहले वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस दूसरे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस नीचे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। जो फॉर्मूले में k आता था उसकी जगह पे 2k आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये चीज, बताओ? ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी आप सामने देख रहे हो, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑलमोस्ट इस चैप्टर में सबसे ज्यादा डेरिवेशन इसी टॉपिक पे आते हैं।
energy in simple harmonic motion. तो थोड़ा सा याद करना, ये हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में भी एक बार डिस्कशन किया था। अगर मान के चलो ये एक पेंडुलम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है और ये दोनों उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। मतलब वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी भी इस साइड पे क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। समझ में आएगी नहीं ये चीज, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये हमने पहले से पढ़ा है, कई बार डिस्कस किया है। इस चीज को अब हम मैथमेटिकली समझने वाले और डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion। देखना, the velocity of particle executing simple harmonic motion SHM is periodic function of time, is periodic function of time। ये जो लिखा है, क्या लिखा है, समझ पा रहे हो क्या, क्या चीज ये बोल रहा है। जो हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था, याद आया पिछली क्लास में, और आज भी डिस्कस किया। वेलोसिटी फंक्शन क्या था, v ऑफ t इज इक्वल टू क्या आया था, अगर x ऑफ t को, अगर मान लो x ऑफ t को मैं ले रहा हूं a cos ओमेगा t प्लस 5, अगर ये ले रहा हूं मान लो x ऑफ t को, तो बताओ v ऑफ t क्या आएगा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5, है ना। मैंने कॉस लिया अगर डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये उसी के बारे में हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है टाइम का, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इट इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या हो जाएगा, 0 वेलोसिटी। Therefore, kinetic energy of such particle is, therefore kinetic energy of such particle is k is equal to half mv², k is equal to half mv²। अब ये जो v है, ये v की ये वाली वैल्यू को इधर पे पुट कर दोगे, जो भी मैंने यहां पर लिखा, v is equal to माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको यहां पर पुट कर दो। जब यहां पर पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस की स्क्वायरिंग होके प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे ही आएगा क्या, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो यहां पर k की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ये आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ये आया, ऊपर में ये वाला आया। इसके बाद में क्या किया, एक काम और किया, देखो यहाँ पर क्या किया, हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना, स्मॉल के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, m ओमेगा स्क्वायर निकाली थी। तो इसको रिप्लेस कर दिया स्मॉल के स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये वाला टर्म आ गया हाफ के a स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। एक बार ये 3-4 स्टेप चेक करो, सबको क्लियर हो गया कि ये। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले डिराइव करके रखा हुआ था उस चैप्टर के अंदर, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लेके, ठीक है। आप सीधे सीधे इसका एक्सप्रेशन लिख लो, U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की जगह पे पुट कर दो ये वाला एक्सप्रेशन, x इज इक्वल टू पुट कर दोगे a cos ओमेगा t प्लस 5। x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ के a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5।
एक बार चेक करो यहां तक आया क्या पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन चेक करना। इसको आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 देना, काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन जो आया, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 देना, पोटेंशियल एनर्जी वाला जो आया। ठीक है, अब अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ऐड कर दो, काइनेटिक एनर्जी के की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और यू की जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। चेक करो यहां तक आया क्या सभी का, दोनों से क्या कॉमन निकल जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। आया क्या, चेक करो जल्दी यहां तक। हाँ बताओ सिद्धि क्या होगा ये वाला वैल्यू, हाँ ये पूरा बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब एंगल कुछ भी हो सेम होना चाहिए, बस यही है ना। ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा 1। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर, और ये क्या है, ये है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब ये सारी चीजें ध्यान में रखना। एक आखिरी न्यूमेरिकल लेता हूं फिर खत्म कर रहा हूं, ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। अरे ये वाला डेरिवेशन के बाद ये रिजल्ट दिखाना था हमको, चलो ठीक है अगली क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ हो गया यहाँ तक। इसमें ना एक चीज थोड़ा अगर ध्यान दोगे ना, ये वाला जैसे टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म देखो काइनेटिक एनर्जी का, मान लेते हैं 5 की वैल्यू 0 है, 5 इज 0 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और इधर पे क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है। अगर मान लो t इक्वल टू 0 लेता हूं, t इक्वल टू 0 लूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 0 लेने पे cos 0 कितना होता है 1 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर मतलब किसकी इक्वल आ गया, टोटल एनर्जी की। मतलब क्या है, अगर मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसका ये अगले स्टेप में उसका ग्राफ बना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगली बार डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक्चुअली चाह रहा था कि न्यूमेरिकल देख लो। वो न्यूमेरिकल यही वाला है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया है, एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, देखो आराम से बन जाएगा। अभी बस 2-3 चीजें याद रखना। पहला तो ये बताओ कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला था वो क्या था, हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक तो कॉस वाला था, एक बिना कॉस वाला था। सबसे पहला क्या था, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, याद आया ये वाला। ठीक है, और एक और चीज हमने ये डिस्कस की कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये याद है। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक हुज मास इज 1 kg। तो यहाँ पर m की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है
1 kg is fastened to a spring. The spring has spring constant. तो ये क्या चीज गिवन है बताओ? K. K की वैल्यू कितनी हो गई? 50 न्यूटन पर मीटर. The block is pulled to a distance of 10 centimeter from its equilibrium position at x is equal to 0 on a frictionless surface from rest at t equal to 0. तो यहाँ पर x जो दिख रहा है आपको, ये x क्या, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसमें? डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर. अभी रुको, मैं इसको x नहीं लिख रहा हूँ ना, x मत लिखो उसको, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, x एक्चुअली 10 क्यों नहीं लिख रहा हूँ पता है? क्योंकि x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू फिक्स नहीं है, x चेंज हो रहा है ना. मतलब आपने 10 से स्टार्ट किया तो चेंज होता है ना, 10 फिर कम होता है फिर ज्यादा होता है. जब स्प्रिंग ऊपर नीचे जाता है तो x की वैल्यू चेंज होती रहती है ना. तो x 10 नहीं है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है. और x की मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं याद है? a से. x की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस a और माइनस a नहीं होता है. जैसे x इज इक्वल टू ये होता था a cos ओमेगा t प्लस 5, तो x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस है और माइनस है, तो वो a इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है? 10 सेंटीमीटर. मीटर में बदलोगे तो 1/10 मीटर आ जाएगा. सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द काइनेटिक पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जीज ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो आपको तीन चीजें निकालनी. कौन सी तीन चीजें? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी. कब निकालना है? कब निकालना है? जब ये अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर हो? 5 सेंटीमीटर दूर. समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी तो हर जगह पे सेम होगी. तो आप सबसे पहले निकालो टोटल एनर्जी. सबसे पहले निकालो टोटल एनर्जी, मतलब कि E. और E की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? हाफ k इंटू ए स्क्वायर. k की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपको पता है. सॉल्व करो और E की वैल्यू बताओ क्या है. 100 नहीं, मीटर में कन्वर्ट कर दिया. 25 into 10 to the power minus 2. हाँ, तो 1/2 इधर पे k की जगह पे आ गया 50 और इधर पे आ जाएगा 1/100, मतलब 51 जा 52 जा 1/4 आ जाएगा. इसको आप 0.25 लिख सकते हो और 25 into 10 to the power minus 2 लिख सकते हो. चेक कर लो क्या ये आ गया E की टोटल एनर्जी. ठीक है, अब एक काम करो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? U इज इक्वल टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर. क्लियर हो गया? अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम नहीं होगी, वो चेंज होगी ना. कब निकालना आपको पोटेंशियल एनर्जी? तो इसने बताया है जब ब्लॉक कितना अवे है? 5 सेंटीमीटर अवे है. तो अब यहाँ x की वैल्यू क्या ले लोगे आप? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर. मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 5/100 या फिर 1/20. 1/20 आएगा ना. इसको सॉल्व करो और u की वैल्यू निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो. बताओ क्या आएगा? तो 1/16 आ रहा है मेरा. No. 1/16 नहीं आ रहा है ना. ओके, इसको पॉइंट में अगर करेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट में निकालो, बिकॉज माइनस करना अच्छा, पॉइंट में अगर नहीं करोगे, फ्रैक्शन में रहने दोगे ना, तो इसको भी फ्रैक्शन में रहने दो. फ्रैक्शन में 1/4 लिखा हुआ है. चलो, ये 1/4 हो गया और ये कितना हो गया? 1/16 हो गया. क्लियर? अब तीसरी कौन सी एनर्जी निकालनी है हमको? काइनेटिक एनर्जी. तो क्या करोगे? ये वाला यूज कर लोगे फॉर्मूला. E इज इक्वल टू k प्लस यू. टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल.
3/60 Yes. ठीक है। ओके देखो आज की क्लास में अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और इसके पहले जो हम डेरिवेशन कर रहे थे वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने क्या देखा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी कांस्टेंट आएगी ये जो हमने फाइनली डिराइव किया ठीक है। इसके अलावा जो हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में है नहीं सिलेबस में है नहीं बट ध्यान रखना अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो उसके लिए। और ये वाला फॉर्मूला इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जैसा अभी हमने एक एग्जांपल में भी देखा और कई जगह पे आगे भी है इसके जितने भी फॉर्मूले सारे फॉर्मूले पे ठीक है। इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चंस किया था ये सारे के सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है जो थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा है मतलब ग्राफ पे बेस्ड ज्यादा न्यूमेरिकल है ठीक है। तो उसका चांस मुझे थोड़ा उतना ज्यादा नहीं लग रहा है लेकिन डिपेंड करता है स्कूल टीचर के ऊपर वो कैसे देता है ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा चांस अगर किसी चीज के आने का है तो ये एनर्जी वाला जो अभी हमने डेरिवेशन किया वो और उसमें एक चीज और पढ़ने जो हम अगली क्लास में करेंगे ग्राफ को समझेंगे उस एनर्जी के डेरिवेशन ठीक है। चलो एंड करते हैं आज की क्लास। हाँ पूछो। सर अंडर